नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और एक बार फिर बिहार में सुशासन बाबू की सरकार होने वाली है और एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार करने वाले हैं, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कल शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री बिहार के एक बार फिर से नीतीश कुमार हो जाएंगे शपथ के साथ। 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की गद्दी पर विराजमान होंगे नीतीश कुमार और देखना होगा नीतीश कुमार अब की बार किस तरह से बिहार का तख्ता, बिहार की सियासी जो सूरत है उसको बदलते हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी से इस बुलेटिन की शुरुआत अगले 1 घंटे तक आपके बीच हम रहने वाले हैं। दरअसल बिहार में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसी भी खबर है। मुख्यमंत्री के लिए तो बिल्कुल साफ हो गई है तस्वीर, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए तस्वीर साफ नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चलें। दरअसल आपको बताते चलें, बिहार में तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनेंगे, खबर ऐसी मिल रही है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में हो सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं वो चर्चा का विषय बन रहे हैं। दरअसल एक अगर देखा जाए तारकिशोर प्रसाद, उनका नाम चर्चा में है। दूसरा रेणु देवी। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार के भीतर। डिप्टी सीएम पद के लिए कोई सूचना नहीं है, हालांकि रेणु देवी ने इस तरह की जानकारी दी है, बात कही है। रेणु देवी हालांकि दूसरी डिप्टी सीएम बन सकती है, यानी कि खबर यह मिल रही है कल मुख्यमंत्री पद की शपथ एक और नीतीश कुमार लेते नजर आएंगे। और आज जब विधायक दल के नेता चुने गए उसके बाद मीडिया के सामने जब नीतीश कुमार आए थे तो उनसे पूछा गया, ये बताइए सुशील मोदी क्या डिप्टी सीएम होंगे बिहार के, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। और हालांकि खबर यह है 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के भीतर, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर आसीन होने वाले हैं और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार का सियासी सफर आखिर रहा कैसा है, जरा हम ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। जरा देखिए नीतीश कुमार के सियासी सफर को। दरअसल जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। राजनीति का सफर जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। 1977 में हरनौत से विधानसभा चुनाव हारे थे नीतीश कुमार, लेकिन 1985 की अगर बात की जाए हरनौत से ही उन्होंने चुनाव जीता और विधायक बन गए 1985 में। और उसके बाद 1989 की बात की जाए, पहली बार लोकसभा वो पहुंचे बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और लोकसभा पहुंच गए। 1990 में केंद्र में कृषि राज्य मंत्री के तौर पर कार्यरत रहे। 1990 का जिक्र करें, 89 में लोकसभा पहुंचे, 90 में राज्य मंत्री बन गए। नीतीश कुमार 6 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि 6 बार सांसद रह चुके हैं नीतीश कुमार। कृषि मंत्री हो या फिर रेल मंत्री, दोनों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कृषि मंत्री का कार्यभार हो या रेल मंत्री का कार्यभार हो, संभाल चुके हैं। पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। 7 दिन के मुख्यमंत्री का जब नाम आता है तो नीतीश कुमार का जिक्र होता है। 15 साल में 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सेवा दे चुके हैं बिहार की जनता को। अब 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार कल लेने वाले हैं शाम 4:30 बजे। तो नीतीश कुमार कल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब नीतीश कुमार आज बिहार में एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। सुनिए जरा क्या कहते हैं। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा।
सुशील मोदी के लिए जब सवाल किया गया तो कुछ नहीं बोला, कुछ देर में पता चल जाएगा। कल तमाम मुख्यमंत्री के तौर पर और तमाम मंत्री भी शपथ लेने वाले, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के लिए पूछा गया तो कुछ नहीं बोले। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत एनडीए को दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही ऐलान किया कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेज़ी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 सीट मिली है। राजद को जलन क्यों हो रही है? एनडीए के नेता वो चुने गए हैं, कितनी सीट उनको आई, कम आई या ज़्यादा, हमने पहले ऐलान किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को ईमानदारी से चलाती है और हमने जो कहा वो किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। चलिए, इसी मसले पर अलग अलग राजनेता ट्वीट भी करते नजर आए। सुशील मोदी ने क्या ट्वीट किया है जरा हम वो दिखाते हैं। गिरिराज सिंह ने क्या किया है वो भी ट्वीट के जरिए हम दिखाएंगे क्या ट्वीट्स किए गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा सुशील मोदी की ओर से क्या ट्वीट किया गया है, जरा हम दिखाते हैं, समझिए सुशील मोदी ने क्या ट्वीट किया है। कहा है कि बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 80 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। यानी कि सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहले रहे हैं बिहार की सत्ता पर काबिज, लेकिन अब क्या पद मिलेगा ये नहीं पता है, क्योंकि इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम नहीं चर्चा में है। दो और नाम सामने आ रहे हैं। कहा सुशील मोदी ने यह कि कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता, तो उस पद पर तो हमेशा आसीन रहूंगा। गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर दी है। जरा गिरिराज सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर गिरिराज सिंह की तरफ से क्या ट्वीट आया। लेकिन सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया देखिए जरा। गिरिराज सिंह ने कहा, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये गिरिराज सिंह कहते नजर आए। कहते हैं पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नेता आप थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, एक बेहतरीन कार्यकर्ता भी आप रहेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले 1 घंटे तक जानेंगे कि आखिर बिहार में अब की बार नीतीश सरकार कैसी रहने वाली है। दरअसल हमारे साथ खेमचंद शर्मा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत आपका खेमचंद साहब। अब्दुल बासित साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत अब्दुल बासित साहब आपका भी। वेद प्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी। जानने की कोशिश करेंगे बिहार को लेकर क्या कुछ कहेंगे। इम्तियाज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। स्वागत इम्तियाज साहब आपका भी। सबसे पहले खेमचंद शर्मा साहब क्या कहेंगे सुशील मोदी को लेकर और बिहार में कल जब नीतीश कुमार पद पर आसीन हो जाएंगे एक बार फिर। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। आज गोवर्धन पूजा है, ब्रज के गोवर्धन जी महाराज राजा हैं और एक कह सकते हैं कि एक जागृत भगवान है। आज उनकी पूजा है और मैं गोवर्धन पूजा की भी आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार में मिलकर सरकार बनाने जा रही है और एक अच्छी सरकार हम देने का जिस तरीके से हमने इलेक्शन में वायदा किया था वैसी अच्छी सरकार हम देंगे। अब इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा, हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन जिस कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह उस जिम्मेदारी को पूरी अच्छी तरीके से निभाएगा। ठीक है, पहली प्रतिक्रिया आपकी आ गई। इम्तियाज अहमद साहब आप जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जरा कल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। जी, बिहार की जनता में उत्साह है और इस राज्य की महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह है कि उनके मत का जो प्रयोग हुआ, उनके चहेते नेता विकास के जननायक श्री नीतीश कुमार जी कल पुनः पद की शपथ लेंगे और बिहार को सपनों का
साकार बनाएंगे, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। बिहार की 12 करोड़ जनता की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को, उस उम्मीद को पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि कल ठीक है, कल पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। चलिए अब्दुल बासित साहब से भी पहले प्रतिक्रिया ले ले, फिर इस पर पूरी डिबेट करेंगे। अब्दुल बासित साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, चोर दरवाजे से नीतीश बाबू को हटाकर सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि अभी तुम 2 महीने के बाद ये सरकार, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 महीने के बाद सीएम मोदी को सीएम की शपथ बिहार की दिलवाई जाएगी और बीजेपी अपनी मजबूती के साथ काबिज होगी। चोर दरवाजे से सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो गई है। का जो निर्णय हो रहा आप डिबेट खोलेंगे। एक बार प्रतिक्रिया में सीनियर जर्नलिस्ट की ले लूं। वेद प्रकाश जी, आप अपनी चोर प्रतिक्रिया दरवाजे से बनने जा रहे हैं सीएम अब्दुल बासित सुशील मोदी जी। देखिए, 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सभी औपचारिकता लगभग पूरी कर ली गई है। राजभवन में उन्होंने 126 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि कल 4:30 बजे का समय है शपथ ग्रहण का। और ठीक है, डिप्टी सीएम की जहां तक बात है तो कई सारे लोग नाम रेस में थे, जैसे सुशील कुमार मोदी तो थे ही, इसके अलावा प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कामेश्वर चौपाल का नाम जो है तैर रहा था। अब आगे इस पे जो संशय बना हुआ है वो स्वाभाविक है कि यहाँ 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं, रेणु देवी उपनेता, और चलिए ठीक है सर, आप जो निकलकर बातें आ रही हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन अब जरा इम्तियाज अहमद साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्साह है, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जब कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार, वही उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते थे हम बन जाए मुख्यमंत्री। तो क्या ये बताइए अब्दुल साहब, पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता में उत्साह है, लेकिन जेडीयू के भीतर नहीं है ना सर। खामोश जनता को भय था, खौफ था कि कहीं ना जो चूक हो गया है, कहीं ना कहीं पे जो चूक हो गया है तो बिहार का साम्राज्य कहीं ना जंगल राज के युवराज के हाथ में चला है और देश के शाही परिवार के युवराज के सहयोग से जंगल राज के लोग बिहार की सत्ता पे कहीं काबिज हो जाएंगे तो बिहार की महिलाओं का नहीं, लेकिन इम्तियाज साहब, उत्साह तो आपके भीतर ही नहीं नजर आ रहा ना। जो कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं वो खुद उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। और रही बात भय का जो आप कह रहे हैं, अगर आप भय का जिक्र कर रहे हैं, जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता को आपसे भय था कि आपको इतनी कम सीटें दी हैं और बीजेपी को ज्यादा मिल गई आपसे? हमको अब्दुल जी कहीं पर से कोई सीट कम नहीं आया है सर। बड़े भाई की भूमिका निभाते आज छोटे भाई की भूमिका निभाने लगे। अब्दुल साहब, चिराग पासवान का जो फैक्टर था वो आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए। 35 to 51 सीट पे हम फिट हुए हैं, सिर्फ चिराग पासवान की गलती की वजह से हम वो सीट हारे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। 125 सीट अगर एनडीए को आई है तो नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि मजबूरी के सीएम हम बन रहे हैं? नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बड़े भाई के तौर पर हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी का बन जाए। कुमार जी कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के आग्रह पे बन रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। बनाएंगे तो उस तस्वीर में नीतीश कुमार का चेहरा अपने आप दिखने लगेगा, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी, 4थी बार बिहार का कोई मुख्यमंत्री बने, 7वीं बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का शपथ ले। इम्तियाज साहब आप कह रहे हैं कि आप मजबूत है, आप ये कह रहे हैं कि तो ये बता दीजिए सर, स्पीकर किसका होगा सर विधानसभा में? हमारे स्पीकर किसका होने वाला है सर? हमारा सीट कम आया या बेस आया ये कोई माने नहीं रखता है। ठीक है सर, स्पीकर किसका है सर? स्पीकर कौन होगा, किसका होगा सर? माना कैसे नहीं मायने रखता? जनता में विश्वास। रुकिए सर, वेद प्रकाश जी रुकिए। स्पीकर कौन होगा सर, किसका होगा? स्पीकर किसका होगा? बीजेपी का होगा, जेडीयू का होगा? बता दीजिए सर, आज नेशनल टेलीविजन पर बोल दीजिए सर। नहीं, वो तो देखिए एनडीए का जो भी निर्णय होता है आप देख रहे हैं, ये
पूरी घटनाक्रम चुनाव परिणाम के पहले भी चुनाव स्पीकर एनडीए द्वारा नहीं चुना जाएगा, स्पीकर ऑल एमएलए द्वारा चुना जाता है। मैं आपकी वो एनडीए के चारों जो भी विधायक चुन के आए हैं एमएलए, वो सारे स्पीकर चुनने का आवेदन करेंगे। जो चारों दल एनडीए का कोई रोल नहीं होगा स्पीकर चुनने में। उनका ये तो आल विधायक की मीटिंग होगी, उसमें स्पीकर की निर्णायक वाला शासन नहीं ना है। विपक्ष से भी चुना जा सकता है स्पीकर, आप इस बात को ना कहिए। संविधान वाला शासन है, क्या मतलब है? आरजेडी को इतना क्यों गुलगुल्ला पकड़ा है? उनको क्यों आरजेडी स्पीकर का पद एनडीए द्वारा नहीं चुना जाएगा, वो संवैधानिक पद है, वो विधायकों द्वारा चुना जाता है। लेकिन अब्दुल बासित साहब देखिए, जनता ने आपको तो नकार दिया है ना, आपके साथ रहे। अब जो तय करना है करेंगे। जो सरकार चोर दरवाजे से नकार दिया, सुन लीजिए, जो सरकार चोर दरवाजे से अंदर आई है वो चोर दरवाजे से बाहर जाएगी। और देखना आरजेडी पूरे 5 साल देश में यही भविष्यवाणी आप उस दिन भी कर रहे थे बैठ के कि आरजेडी जीत जाएगी, आरजेडी की इतनी सीटें आएंगी। आज क्या है सर, आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, तो आज जनता ने आपको तय कर दिया है कि आपको कहां बैठना है। तो आप 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद क्या होगा वो निर्भर होने दीजिए, वो आने दीजिए 2 महीने, ठीक है। करते इन लोग के प्रॉब्लम है, जनादेश को स्वीकार नहीं करते। नहीं, अब एनडीए थोड़ी डिसाइड करेगा, स्पीकर को एनडीए नहीं चुनाव डिसाइड करेगा, ये तो ऑल एमएलए मीटिंग होगी, डिसाइड होगा। खेमचंद जी आइए जरा, आप कौन होते हैं? ठीक है इम्तियाज साहब, आरजेडी वाले कौन होते हैं? केवल एमएलए द्वारा ही स्पीकर चुना जाता है, उसमें एनडीए का क्या रोल होगा? इसमें आरजेडी का एनडीए बताइए बता दीजिए ना सर इम्तियाज जी। एनडीए देश में है ही नहीं, बताइए कौन है उसका देश का एनडीए का, मुझे चेयरपर्सन बता दीजिए। अच्छा चलिए इम्तियाज जी, आप एनडीए का बार नाम ले रहे हैं, बताइए कौन है चेयरपर्सन एनडीए का? एनडीए का चेयरपर्सन बताइए। मैं बताता हूँ यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, आप बताइए कौन है? आप एनडीए का चेयरमैन बताइए ना कौन है? आपको जो अरे अब्दुल बासित साहब मुझे पूरी जानकारी है, पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, हम बताइए कौन है? रुकिए सर, आप बिहार में एनडीए तो कुछ है ही नहीं, कहाँ पर एनडीए बताइए, क्या किया एनडीए कहाँ पर है मुझे बता दीजिए ना, एनडीए का चेयरपर्सन बता दीजिए। ठीक है सर, एनडीए का चेयरपर्सन, यूपीए का चेयरपर्सन, कहाँ का चेयरपर्सन बताइए ना, कहाँ एनडीए का चेयरपर्सन? रुकिए बासित साहब, रुकिए। खेमचंद शर्मा साहब बताइए जरा, क्या स्थिति बनी हुई है, कौन होगा स्पीकर बिहार का, ये बताइए। बड़े भाई की भूमिका में आप बिहार में हैं, क्या वैसी भूमिका रहेगी, दबदबा आपका ही रहेगा? कोई बड़ा भाई है, सुखद चीज है कि हम एज अ टीम, एनडीए एज अ टीम सरकार बनाने जा रही है, बहुत अच्छी सरकार बनाने जा रही है। बिहार में हमारे नेता नीतीश जी हैं और सेंटर में हमारे नेता मोदी जी हैं। दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। आरजेडी बात कर रही है कि भाई 2 महीने बाद वो सरकार बना लेगी, एनडीए का कोई नेता नहीं। अरे माननीय मोदी जी को सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी अपना नेता माना जा रहा है। हमारे जो एनडीए के अरे मुझे बताइए ना, नाम बताइए, एनडीए के चेयरपर्सन का नाम बताइए ना, कौन है? आप नाम बताइए, कहाँ एनडीए? एनडीए धरातल पे है कौन सा चेयरपर्सन? लोग कोई कमेटी होती है, पूरा देश में एनडीए आपने बनाया, एनडीए के सारे घटक दल आपको छोड़ के जा चुके हैं, शिवसेना छोड़ के जा चुकी है, अकाली दल छोड़ के जा चुका है, अकाली दल आपको छोड़ गया, आपको सारी छोटी पार्टियां छोड़ के चली गई। आप क्या बात करें, कहाँ एनडीए? जबरदस्ती एनडीए बिहार में थोपा जा रहा है, जबरदस्ती बिहार में थोपा जा रहा है एनडीए। आप क्या बात कर रहे हैं? जनता का जो जनादेश है आप उसका आदर ना करें, आप फिर से जनता की बेइज्जती कर रहे हो, आप चोर दरबारे की बात करो। आप मुझे बताइए एनडीए के चेयरपर्सन का नाम बता दीजिए, मैं अभी यहाँ से डिबेट रोक के चला जाऊंगा। आप एनडीए के चेयरपर्सन का नाम बताइए ना, अगर एनडीए है तो कहाँ एनडीए? कैसे तय करेगी? आप बताइए एनडीए के चेयरपर्सन है उसमें का सीएम होता है, क्या बात करें? एनडीए थी कभी, सारे विधायक बैठ के एनडीए कभी थी जब वो बातें ना करें, आप विपक्ष की पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ठीक है। खेमचंद शर्मा साहब, अगर अब्दुल बासित साहब ये पूछ रहे हैं तो जवाब दे दीजिए, खत्म करिए बात। जवाब ही नहीं है, बता दीजिए ना मुझे एनडीए का चेयरपर्सन बताइए कौन है, बता दीजिए, इसी बात पे डिबेट कर लीजिए। आप है ही नहीं कोई एनडीए के नाम पर देश की भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। और हमारे नेता बिहार के नेता सीएम बनने जा रहे हैं। एनडीए साक्षात आपको सरकार में कल दिखेगा। अरे एनडीए है ही नहीं देश में, एनडीए जैसी कोई चीज ही नहीं है भाई। डेमोक्रेटिक अलायंस कह रहे एनडीए के जो घटक दल थे वो तो जा चुके हैं। आप चिटलिंग वाली बातें ना करें, आपका जो ड्यूटी है उसको निभाएं और आपकी ड्यूटी है विपक्ष की ड्यूटी, जनता की भावना को समझे। तो आप एनडीए कैसे डिसाइड करेगा जी? स्पीकर आप बताइए,
स्पीकर कैसे डिसाइड करेगा आप बताइए, स्पीकर कैसे डिसाइड करेगा एनडीए? अरे एनडीए जैसी चीज ही नहीं तो स्पीकर कैसे डिसाइड करेगा, ये बताइए आप मुझे। नहीं, एक बात बताइए, अरे खेमचंद शर्मा साहब जरा एक चीज बताइए, नाम पूछ लो पता लग जाएगा आज एनडीए नहीं। खेमचंद शर्मा साहब ठीक है, आप मैं तो एनडीए पे सवाल उठा रहा हूँ कि एनडीए देश में है ही नहीं। खेमचंद शर्मा हाँ, साहब यूपीए है, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। आप बताइए मुझे एनडीए की चेयरपर्सन का नाम बता दीजिए। आप जनता का अनादर कर रहे हो। चले ठीक है, छोड़िए सर, वेद प्रकाश जी जरा एक चीज बताइए, जो बात कही जा रही है। नहीं ठीक है, हो गया, फैक्ट्स के साथ हो गया, हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद एनडीए का कोई वजूद नहीं है देश में। अरे अब्दुल बासित साहब, एनडीए का वजूद नहीं है, एनडीए का वजूद नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू जब साथ मिलकर लड़े तो जनता ने उनको समर्थन दिया है। अब्दुल बासित साहब, जनता ने उनको समर्थन दिया और कल यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले बिहार में जो ये गठबंधन है दो विचारधाराओं का, अगर आप मुझे एनडीए का नाम दे रहे हैं तो मैं स्वीकार कर लेता। दो विचारधाराओं का अलग अलग, अगर ये विचारधारा गठबंधन में से स्वीकार कर लेता हूं। खेमचंद शर्मा साहब, अरे भैया अलग पार्टी है इसीलिए गठबंधन है, लेकिन हमारे इम्तियाज साहब ठीक है, वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। इम्तियाज साहब जरा ये जवाब दीजिए, अब्दुल बासित जो कह रहे हैं दो विचारधाराओं का गठबंधन है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे और कॉमन 15 साल से दो विचारधाराओं के गठबंधन की वजह से बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है, मानो या ना मानो। अब्दुल बासित साहब को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ये अपना महागठबंधन देखे ना कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, महागठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसको ज्यादा सीटें दे दी गई, इसीलिए आप लोगों को घाटा हुआ है, ये खुद आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे महागठबंधन की सीटों के आधार पर कोई नहीं, विचारधाराओं के ऊपर। अरे सर आप ये बताइए आपके भीतर से ऐसी आवाज नहीं आई, आपके भीतर से ये आवाज नहीं आई कि कांग्रेस के पार्टी ने ज्यादा सीटें दे दी आप लोग? छोड़ के चले गए। इनका विचारधारा है परिवार की राजनीति। ये जेपी आंदोलन वाले नीतीश कुमार है और ये गोडसे वाले दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। किसी की सिमिलरिटी है, जनता का कोई लेना देना नहीं, जनता की कोई बड़ाई नहीं है। ठीक है, रुकिए जरा। वीआईपी के मुकेश सहनी दो विचारधाराएं हमारे देश में सौंपी, हमारे बिहार प्रदेश में सौंपी जा रही है, उसका खुमियाजा वहां की जनता भुगत रही है। ये आपस में एक मजबूरी का गठबंधन बना के इसे एनडीए का नाम दे दिए गए। एनडीए जैसी चीज देश में नहीं है और ना उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है, ना कोई उसका नेता है। अगर कोई उसका एनडीए का चेयरमैन है मुझे उसका नाम बताइए बस। महादलित के नेता जीतन राम मांझी को धोखा ये दिए, अति पिछड़ा जीतन राम मांझी को लालू जी ने दोबारा ये दिए। कैसा महागठबंधन है बाबा? युवराज लोग तय करते हैं इनका महागठबंधन, कोई नेता मगर जीतन राम मांझी को हटा के आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये भी तो देखिए आप। नीतीश जी को मुख्यमंत्री लालू जी ने बताया, जीतन राम मांझी को। रुकिए इम्तियाज साहब, रुकिए आप, क्या नाम है, अब्दुल बासित साहब। इम्तियाज साहब रुकिए जरा, फिर वेद प्रकाश जी के पास जाता हूं। अब्दुल बासित साहब, आप महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, यूपीए का जिक्र कर रहे हैं, कभी आरजेडी का भी जिक्र कीजिए और आरजेडी के सुप्रीमो का जिक्र कीजिए जो इस समय किस तरह की स्थिति है। जब बिहार का चुनाव हुआ तो उनका नाम नदारद रहा, लालू प्रसाद यादव का जिक्र तक आप लोगों ने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो आप भी जानते हैं सर। आप मेरी बात 2015 के चुनाव उठा के देख लीजिए बिहार। हम 2020 की बात करेंगे ना सर, 2015 में हम 2020 की बात करेंगे क्योंकि वहां पर आपको करारी शिकस्त मिली है सर। विचारधाराएं मिला के गठबंधन बनाया गया था। आप ये बताइए ना, आप नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप एनडीए का जिक्र कर रहे हैं, एनडीए का चेयरपर्सन बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। आप बताइए ना 2020 के चुनाव में आपने लालू प्रसाद का क्यों नहीं जिक्र करा? बिना लालू प्रसाद के आरजेडी का, बिना लालू प्रसाद के आरजेडी का कोई गठन ही, कोई विचारधारा ही नहीं। 2020 लालू प्रसाद एक विचारधारा है। कितनी रैलियों में जेपी आपने आंदोलन के पोस्टर प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव को दिखा दिया लोहिया आंदोलन के प्रोडक्ट है, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट अरे है सर, आपने कितने और पोस्टर नीतीश और दिखा हमारी दिया? विचारधारा कितनी रैलियों में लालू एक प्रसाद थी, विचारधारा यादव एक ने थी, कर मगर इसमें जबरदस्ती एनडीए ने छेद लगा, अरे सर, हम क्या पूछ रहे हैं? और उसको एनडीए का नाम दे दिया है। ठीक है, वेद प्रकाश जी, पूरे चुनाव के अभियान के दौरान राजद के संस्थापक कहे जा, अगर वास्तव में देखा जाए तो बिहार के जो कोर वोट है लालू यादव को जानती है, अपना भगवान मानती है। आप आज आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में माई समीकरण जो लालू यादव का बनाया हुआ था उसमें सेंधमारी करना किसी भी दल के लिए बहुत ही मुश्किल है, नाकामी साबित हुई है। उस दौरान
पूरे चुनाव में लालू यादव का पोस्टर से गायब होना, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात, विपक्ष के द्वारा जो जंगल राज को लेकर जो माहौल बनाया गया वही था, चीज है ना, तो कहीं न माहौल कहीं बनाने की अपनी कोशिश की गई। छवि लालू प्रसाद थी यादव इनको। की छवि इतनी खराब थी, बिहार के भीतर जंगल राज का जिक्र किया जा रहा था, उसी को भरने की कोशिश की गई थी। लेकिन इम्तियाज साहब जरा बता दीजिए कि अब क्या होने वाला है, क्या खाका तैयार किया है जेडीयू ने आने वाले 5 वर्षों के लिए, जरा हमारे जनता को बताइए, बिहार की जनता को। हमारा निश्चय पार्ट 2 जो है, वो जो कार्यक्रम है वो इतना बढ़िया कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी का जो विजन है बिहार को विकसित करने का, जो उन्होंने 15 साल में किया है, उसके आगे और बिहार को ले जाना है सभी छोटों। निश्चय पार्ट 2 जो विजन है उस पे काम करना है। एनडीए के चारों दलों की सहमति से योजनाओं का निर्वहन करना है और राज्य के प्रत्येक पंचायत, गांव में, जिलों में विकास की डगर को बढ़ाना है, एक विकसित बिहार बनाना है, ताकि बिहार की 12 करोड़ जनता ने जो विश्वास जताया है एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरे पे जो विश्वास बिहार में एनडीए, बाकी हिंदुस्तान में कहीं एनडीए नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। बिहार में चार दल का एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। चाह रहा था मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ा के ठीक है, बड़ी खबर दरअसल ये निकलकर सामने आ रही है, बिहार में स्पीकर पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है स्पीकर कौन होने वाला है। बीजेपी के तारकिशोर और रेणु देवी डिप्टी सीएम लगभग तय हैं। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं इस बार बिहार के भीतर। देखिए, ये देखने वाली बात होगी। स्पीकर भी अपना बीजेपी चाहती है, ऐसी खबर मिलती नजर आ रही है। बिहार में स्पीकर पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बिहार के अंदर है, तो जाहिर तौर पर बड़े भाई की किरदार में है, तो बड़े भाई किस तरह से किरदार निभाया जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि अब जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में बिहार के अंदर आ गई है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट जो होगी वहां पर भी बड़े भाई के ज्यादा लोग होंगे, छोटे भाई का कम होगा। लेकिन स्पीकर पद किसका होगा, बड़े भाई का या छोटे भाई का, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार सस्पेंस बरकरार है स्पीकर पद को लेकर। कौन होगा स्पीकर, किसका होगा स्पीकर, ये बड़ा सवाल है और यही कारण है कि लगातार सस्पेंस इस पर बरकरार है। आखिर क्या बीजेपी का स्पीकर होगा या फिर जेडीयू अपना स्पीकर नियुक्त करेगी, ये देखना होगा। हालांकि खबर ये निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी ये चाहती है कि उनका ही स्पीकर हो, तो ये देखना होगा कि आखिर स्पीकर पद किसका जाता है। लेकिन बड़ा और अहम किरदार ये हो गया है कि जेडीयू जो पहले 15 सालों में बड़े भाई के किरदार में, बड़े भाई की भूमिका में बिहार के भीतर थी, लेकिन अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। हालांकि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ लेंगे उससे पहले मीडिया के सामने खुद ये कहते नजर आए कि मैं खुद नहीं चाहता था कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए मैं जाऊं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय कर दे। हालांकि सुशील मोदी का डिप्टी सीएम ना बनना क्या ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाला समय निर्धारित करेगा। बिहार में सियासत क्या कुछ उलट फेर करेगी, ये भी देखना होगा। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा साहब के पास पहुंचते हैं। खेमचंद शर्मा साहब, जरा बताइए कि स्पीकर कौन होने वाला है, किसका होने वाला है? खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी कह रही है कि स्पीकर हम ही अपना बनाएंगे। नहीं, बीजेपी ऐसा कह रही है, कहीं भी ऑफिशियली ऐसा किसी हमारे नेता ने बोला नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलके ये तय करेंगे और हमारे जो 2 छोटे पार्टनर हैं हम सब मिलके तय करेंगे कौन स्पीकर होगा। और इसके लिए जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो परवेश वहां पे बिहार में गए हुए हैं, तो स्पीकर आपका होगा या फिर जेडीयू का होगा? देखिए, इसका निर्णय हम सब लोग मिल के लेंगे और इसका निर्णय जल्दी आपको पता चल जाएगा। पार्लियामेंट बोर्ड इस पर डिस्कशन कर रहा है। अभी से कहना कि किसका होगा ये सही नहीं है। सुबोध कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त जेडीयू से। स्वागत सुबोध सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर होगा। सुबोध जी, जरा बताइए स्पीकर किसका होने वाला है इस बार, जेडीयू का या फिर बीजेपी का? स्पीकर का आवाज आ रही है सुबोध जी? ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और इसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक मत है, हमें इस सरकार को मजबूती से आगे चलाना है और जो भी उसके
उस परिप्रेक्ष्य में जो भी बढ़िया बेहतर कैंडिडेट होगा, पार्टी दोनों एनडीए उनका ही चयन करेगी, आपसी सहमति से, बिल्कुल सामंजस्य से। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वहां पर बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है, तो सब रोल वही अदा करेगी, निर्णय वही लेगा, बड़े भाई लेगा। आप एक बार समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के नेता हैं और नीतीश कुमार जी को पहले से प्री इलेक्शन से उनको इस बारी सीएम का कैंडिडेट की घोषणा की गई थी, इसलिए नेतृत्व नीतीश कुमार जी की है। और एनडीए और नीतीश कुमार जी, बीजेपी और जेडीयू एक साथ एक मंच पे हम और हमारी और जो पार्टी है वीआईपी, हम सब मिल बैठ के आपसी बातचीत से सहमति से ही हम अपना निर्णय। बिल्कुल, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। हाँ भाई ना, बात निकल गई कि बिहार में जो मजबूरी का गठबंधन है उसके नेता नीतीश कुमार है, एनडीए जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है, हमने प्री इलेक्शन हमारे घोषित चेहरा है वो पूरा देश में नहीं। मुझे बता दीजिए ना, एनडीए का चेयरपर्सन कौन है बताइए। और आपका जो टूटा गठबंधन, स्पीकर का चयन विधायक करते हैं, एनडीए या नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे। वेद प्रकाश जी जरा आप आइए और इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ एनडीए के चेयरपर्सन का जिक्र हो रहा है। सुबोध जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार है और अगले अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, बेहतरीन होगा कार्यकाल। देखिए, सुबोध कुमार जी एक नेता के तौर पे इन चीजों में अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, स्वाभाविक है, इनकी प्रतिक्रिया अभी आना लाजमी नहीं है। लेकिन स्पीकर की बीजेपी अगर मांग करती है तो इसमें कतई बीजेपी आज जो संख्या बल के हिसाब से देखिए तो एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि बड़े भाई की भूमिका में है और जदयू यहाँ आप छोटी भाई की भूमिका में नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आप ये संख्या के बल से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी स्पीकर का निर्णय करने में सक्षम है, आरजेडी को भी पूरा अधिकार है। आप ये नहीं कहेंगे एनडीए का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जदयू का सीएम चेहरा नीतीश कुमार बनने जा रहा है और स्पीकर की बात बीजेपी करती है। लेकिन मजबूरी का सीएम है क्या आपके हिसाब से? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना। वेद प्रकाश जी, क्या मजबूरी का सीएम है, क्या मजबूरी के मुख्यमंत्री आपके मुताबिक? अब देखिए, सियासत के कई रंग होते हैं, अपने अपने मायने और मतलब होते हैं। परिस्थितियां जैसी होती है उस अनुरूप ढल जाना स्वाभाविक है, इसी को समझदारी और सियासत कहते हैं। तो आप समझते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार आपके पास फिर से आता हूँ और सवाल करता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट आप देंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बिहार की सियासत बहुत उथल पुथल वहां पर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए अभी जो अपडेट आ रही है वहां से वो ये है कि सीएम के डिप्टी सीएम पर दो तस्वीर क्लियर हो चुकी है, लेकिन स्पीकर पद पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने अपने बनाने का एक तरीके से दावा ठोका है और लगभग नाम तय भी हो चुकी है। एक बेतिया से विधायक रेणु सिंह है और दूसरी तारकिशोर जी है, जिनका नाम आ रहा है, जो कटिहार से विधायक चुनकर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में स्पीकर किसका होगा, क्योंकि सियासत में जब भी किसी राज्य की बात होती है और वहां पे सरकारों की बात होती है तो स्पीकर पद सबसे महत्वपूर्ण है। यह सवाल तो जेडीयू के प्रवक्ता बेहतर बता पाएंगे कि क्या उनकी दावेदारी है स्पीकर को लेकर, क्योंकि एक सीएम उनका है तो दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने दावे ठोक दिए हैं और लगभग नामों पर तय हो गया। तो क्या माने कि बैकफुट पर है जेडीयू? इसका सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। यही जवाब ले लेते हैं। जरा सुबोध जी बताइए, क्या बैकफुट पर तो नहीं है इस वक्त जेडीयू, क्योंकि दो डिप्टी सीएम जो नाम आ रहे हैं बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री आपका, तो स्पीकर का आप ही अपने तरफ से चुनाव कर सकते थे। देखिए, इसकी कयास बिल्कुल अटकलबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पिछले बार भी यहाँ पे हमारे कैंडिडेट थे आदरणीय विजय चौधरी जी और वो स्पीकर थे, और जो भी कोई भी बनेंगे स्पीकर। लेकिन क्या पिछली बार से इस बार की तस्वीर अलग नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहेगी। हमारी गठबंधन बिल्कुल एक एजेंडा, प्री इलेक्शन हमने एक एजेंडा सेट किया था, उसी आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। हमारा नेतृत्व भी पहले से स्वीकार्य है पूरे एनडीए को, नीतीश कुमार जी ही वो चेहरा थे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, कयास अटकलबाजी आपके माध्यम से लग रही है। उनका डिप्टी स्पीकर उनका बनना था, अब वो कौन बनेगा उन्होंने तय कर लिया। और स्पीकर ने भी बिल्कुल आपसी सामंजस्य से ही
जो फैसला एनडीए लेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मैं एक सूचना देता हूं, पुराने ही स्पीकर रहेंगे। ये मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिए, स्पीकर वही बनेंगे। बनी हुई है और बिल्कुल स्पष्टता रखते हुए अपनी बात रखना से सुबोध जी बचना चाहते हैं। बाबू ने हाउस को जिस बखूबी से और जिस तरीके से चलाया, सब पक्ष हो या विपक्ष, जो उनकी जो शैली थी, दोनों पक्ष प्रभावित थे। कभी स्पीकर के कारण कोई परेशानी नहीं हुई, विपक्ष को भी स्पीकर से कोई परेशानी नहीं थी, और हाउस जितना बढ़िया चला तो स्पीकर के स्वाभाविक कैंडिडेट तो वही रहेंगे और वो बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सुबोध बाबू अब ये कहना चाह रहे कि एनडीए स्पीकर का चुनाव नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, बेशक मजबूरी के सीएम है, मजबूरी के सीएम है नीतीश कुमार जी, मगर उनको किसी प्रकार का एनडीए नहीं तय करेगा, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। एनडीए एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। नीतीश जी प्री इलेक्शंस वो चेहरा थे सीएम के, उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, ये क्यों कहते हैं कि हम तो नहीं चाह रहे थे, जेपी नड्डा साहब ने घोषणा कर दिया था चुनाव से पहले, तो कौन सी मजबूरी आप हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी आइए जरा, नैरेटिव हर चीज आप अपना ही सेट ठीक है। सुबोध जी आते हैं, खेमचंद जी आइए जरा। जहां चार पार्टियां मिलके स्पीकर का चुनाव करेंगी, एनडीए का रोल नहीं होगा, क्योंकि एनडीए तो ग्राउंड ही नहीं, एनडीए कहीं है ही नहीं पूरा देश में। खेमचंद जी आइए जरा, खेमचंद जी आइए। अब्दुल जी एक मिनट में, ठीक है, वेद जी आता हूं मैं आपके पास। खेमचंद जी आइए। देखिए चौधरी जी, एनडीए में देश कोई के कंफ्यूजन नहीं में है से और बहुत ही कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। मुझे नाम बताइए, अब ये एनडीए को तय करना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि 10 साल पहले माननीय रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा बनाया गया था, जो कि हिंदुस्तान भर में बिल्कुल उथल पुथल हो गया है। एनडीए कहीं से कहीं तक नहीं। अरे सर, एनडीए कहाँ है कहानी है, लेकिन एनडीए ने चुनाव लड़ा है ना, आप ये देखेंगे ना। अब्दुल वासिफ साहब, अगर बिहार में आप जाएंगे तो चेयरपर्सन कौन है? खेमचंद शर्मा साहब और सुबोध साहब, इनको जवाब दे दीजिए, कौन है चेयरपर्सन, नाम बता दीजिए। एनडीए है ही नहीं। आप क्लियर हो गया कि एनडीए नाम में क्या रखा है सर, नाम में क्या रखा है? वेद प्रकाश जी जरा आइए, फिर रवि श्रीवास्तव एक सवाल कर रहे हैं, मैं सही होगी, उनके सवाल पर भी जाऊंगा। वेद प्रकाश जी जरा आइए, क्या कह रहे हैं? आपके जो शीर्ष नेतृत्व था, अन्य पार्टी के जो आपके थे, वो चाहते थे कि हम ठीक है। वेद प्रकाश जी आइए। सुबोध जी ठीक है, आता हूँ मैं आपके पास, कैसे आता हूँ सुबोध जी? आता बीजेपी जिस प्रकार से कूटनीति से संभल कर फूक का कदम रखते हुए, कम संख्या होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है, तो भविष्य में मजबूरी आने वाले समय में आप एक देखेंगे, एक राजनीति में मजबूरी समीकरण देखने को आपको मिलेगा। नीतीश कुमार, बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं चाहती कि नीतीश कुमार सीएम बने। अगर आज बीजेपी कह दे नीतीश कुमार नहीं है तो नीतीश कुमार पलटा मारने का क्या आधार है आपके पास, जरा मुझे बताइए। अब्दुल वासिफ साहब, कौन सा आधार है कि आप कह रहे हैं मजबूरी के सीएम? मजबूरी के सीएम आधार आज बीजेपी सुशील मोदी होंगे। अगर आप देखते हैं आज बीजेपी से बीजेपी के सुशील मोदी होंगे। पलटू चाचा हमारे पलट के और दूसरे पासे में चले जाएंगे, ये बिल्कुल मजबूरी का है। आप मानिए न मानिए, सुबोध जी मजबूरी के हैं सीएम की है कि उनका जो पार्टनर है वो वीक है, उनकी जो पार्टनर है उसकी कोई नीति नहीं है। आरजेडी की ना तो नीति है, ना दो विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा है और एक जेपी आंदोलन की विचारधारा है। समझ नहीं आ रहा, रुकिए जरा। सुबोध जी, हाँ सुबोध जी बोलिए जरा। जी मैं कह रहा हूँ, हमारे तो चुनाव से पहले घोषित चेहरा है नीतीश कुमार जी, और हम उनके साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। तो अगर मजबूरी तो आप 80 सीटें क्यों नहीं लाए बीजेपी की तरह? ध्यान होना चुनावी चाहिए। चेहरा फेल हो गया ना आपका, 40 सीट पर रह गए आपने। लेकिन इस बात से तो दो राय नहीं है ना। 40 सीटों पर रह गए, आप बताइए जरा कहाँ रह गया? सुबोध जी, इसमें तो दो राय नहीं है ना कि इस बार परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहा, और जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है उसका खामियाजा ये है कि आप निर्णायक नहीं है, आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। कहाँ रह गया एनडीए? 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 कहाँ रह ग
चलिए रवि श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हैं, वो सवाल कर रहे हैं कुछ जेडीयू प्रवक्ता से। एक बात रवि श्रीवास्तव, मैं एक बात केवल ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मिनट मुझे सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। आप अपनी बात आपने सुना होगा हमारा पिछले बार आरजेडी के साथ अलायंस था, कांग्रेस के साथ था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमको डे टू डे इतनी दुश्वारी और परेशानी हुई, हमको मजबूरन वो अलायंस छोड़ना पड़ा। अब आप 2 महीने जितनी दुश्वारी हुई है 2 महीने में आपको पता लग बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल है। हमने पिछले चुनाव उसके बाद हमने सीख लिया कि हम कभी भी इनके साथ पहले बीजेपी के 50 एमएलए थे, इस बार 80 हैं। पर्सनल एजेंडा पिछली बार 50 थे, इस बार 80 हैं। देखना नीतीश कुमार का क्या हाल होगा। बीजेपी हमारे नीतिगत फैसले में हमारे साथ है। अपने पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हैं तो खुद ही त्याग पत्र देके और घर बैठे। इनके यहाँ हर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मांग करते थे, हमें परेशानी क्रिएट करते थे। लेकिन आज सवाल यहाँ पर ये है ना कि ठीक है, हाँ रवि सवाल कीजिए जरा, रवि सवाल कर रहे हैं। सुबोध जी जरा संयम से और शांति से सवाल को सुनिएगा। मुझे याद है जब आखिरी दौर का चुनाव था, नीतीश कुमार ने कहा था बिहार की जनता से मुझे आखिरी मौका दीजिए, अंत भला तो सब भला। और आज जब वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनका पहला बयान क्या आता है कि मैं तो चाहता नहीं था मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी ने कहा और बीजेपी के कहने पर मुझे मानना पड़ा। देखिए बातों को समझिए, इतनी आसानी से बयान दिया नहीं गया, या क्या इस बयान को दिलवाया गया या खुद नीतीश कुमार ने बयान दिया? बतौर प्रवक्ता, बतौर नेता आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? क्या नीतीश कुमार सच में मजबूरी के नेता नहीं बन रहे? क्या ये अभी भी नैरेटिव सेट हम लोग कर रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि मुझे आखिरी मौका दीजिए, जब मौका दिया तो ऐसा बयान। देखिए नीतीश कुमार जी हमेशा से एक प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, और वो कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ और फायदे के लिए उन्होंने राजनीति नहीं किया। वो याद कीजिए ट्रेन का वो हादसा, जब वो ट्रेन और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको माना था और उन्होंने बतौर रेल मंत्री इस्तीफा दिया था। आज भी जब हमें कम सीट आई और नीतीश कुमार जी ने ये सोचा कि अब हम छोटे पार्टनर हैं, हमारे कम सीट्स है, तो शायद हमको नहीं बनना चाहिए, उनको अंदर से ऐसा लगा होगा, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन इस बात को रिफ्यूट पूरे सशक्त बीजेपी के नेताओं ने किया और उन्होंने कहा चूंकि हमारा ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि शायद जेडीयू खुद अपनी परफॉर्मेंस से खुश नजर नहीं आ रही है। एक छोटा सा इस समय हमारे साथ अब्दुल बासित साहब देखिए सवाल कर रहे हैं। अब्दुल बासित साहब क्या कह रहे हैं? देखिए अब जो ये अब नीतीश कुमार जी की पिछली भूमिका और आपको अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस बार इनको सत्ता चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार ये 70-71 पे थे जब हमारे अलायंस में थे, इस बार इनके पास 40 सीटें हैं और नेचुरली और जो पुराने जो जख्म है वो भी इनके साथ हैं, इस बार वीआईपी भी साथ है। तो जो पुराने जितना भी नीतीश कुमार ने उनको गद्दी से हटाने के लिए जो भी रामधन भेंट अपनाए थे, वो भी अपने 4 एमएलए भूमिका निभाएंगे। खेमचंद जी क्या ऐसी स्थिति होगी कि सरकार चलाना नीतीश के लिए अच्छा मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है, या बड़ा आसानी से चलेगी? बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे आप, ऐसे निभाएंगे कि हाँ छोटे भाई को बहुत आराम से चलाएंगे? इनकी तो मजबूरी है, इनकी तो आपने भाई बोला है तो भाइयों के बीच में सामंजस्य होता है, विश्वास होता है, प्रेम होता है। हमारे एनडीए में भी प्रेम है, विश्वास है, और प्रेम और विश्वास के आधार पे हमारा गठबंधन आगे चलने वाला है। हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, जनता ने हम पे विश्वास किया है, जनता ने पुणे हमें मैंडेट दिया है, जनता चाहती है कि जो उनकी एस्पायरेशन है उन पर तेजी से काम हो, जनता चाहती है मोदी जी और नीतीश जी मिलकर तेजी से काम करें, हम उस पर फोकस रखेंगे। अनर्गल बात करना बंद करिए। अरे भाई जनादेश आपने छीना है, जनता के जनादेश का दुरुपयोग किया है। आप ये नहीं बोलिए कि आप जनादेश मिला आपको, ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में भी हमने गलत मुख्यमंत्री चुन के आज दिल्ली का बेड़ा करके, दिल्ली में भी मैं दिल्ली में बैठा हूँ और यहाँ पर डेली हजारों मौतें हो रही हैं। हम लोग मुख्यमंत्री चुनते टाइम सोचते ही नहीं है, अपना दिमाग ही नहीं लगाते। आज हमने दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री चुना जिसके वो सारे के सारे अपने काम करेंगे। रुके वेद प्रकाश जी क्या कह रहे थे आप कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? खेमचंद जी ठीक है, आता हूं आपके पास। अपने पार्टनर्स को सही करो। नीतीश कुमार आने वाले समय में परेशानियों का सामना कर सकते हैं, बिल्कुल सही सवाल है। सियासत बहुत ही बेरहम और निष्ठुर होती है, इसकी संभावनाएं प्रबल है कि आने वाले समय में बहुत सारे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे और नीतीश कुमार जी
संभव है कि उन परेशानियों का सामना करें। क्यों? राजनीति भाजपा की, मुझे तो पत्रकार के तौर पे जहां तक एहसास है कि भाजपा अपनी बेहतरीन कूटनीति का प्रयोग करते हुए संख्या बल में कम होने के बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो सब शंका है, स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है शंका सुबोध कुमार जी कि रास्ता आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहली बार जेडीयू से अधिक नहीं है। ठीक है, हमारी पहले भी सीटें जेडीयू से अधिक रही हैं और माननीय सीएम नीतीश जी रहे। सरकार अच्छे से चली है, अब की बार भी अच्छे से चलेगी। सुबोध जी, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मैं तो बिल्कुल आपसे कहता हूं कि कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी कम सीट होने के बावजूद भाजपा ने हमें कहा कि नहीं, आप आदरणीय नीतीश जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है नीतीश जी ने जिस बखूबी से बिहार को आगे विकास की बयार बही है, विकास में सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज भी जो लोग हैं देख रहे हैं, बहुत विकास किया है बिहार के। दुनिया परेशान है। बिहार के लोगों ने बिहार के विकास को देखा है, संक्रमण को टैकल किया, इस बहुत विकास देखा बिहार के लोगों का ख्याल रखा। चुनाव काल में भी, कोरोना काल में भी जो लोग आए बाहर से, उनके लिए यहाँ रोजगार सृजन करवाया। गांव में जो व्यवस्था विगत 5 वर्षों में चला, अब गांव के लोग पलायन को मजबूर नहीं है। गांव के लोग करोड़पति बनने जा सकते हैं, लाखपति के लिए अब गांव में व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 19 लाख रोजगार का क्या है खाका तैयार, जरा बताइए। जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, मैं एनडीए के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, जरा सुबोध जी बताइए। वो चुनावी जुमला था, रोजगार का रोजगार नहीं तैयार किया है, वो केवल एक चुनावी जुमला था। ये बता देंगे अभी अपने तरीके से तैयार है, रोड मैप तैयार है, हमने लॉजिकल बना है, तो जनता हमें फिर से चुनती नहीं। आप बताइए ना, आप 40 सीटों पे चुनाव आपको बताइए। नहीं, आपके गठबंधन को तो किया ना, क्या तैयार किया है? बीजेपी बैकडोर से एंट्री करके सत्ता में आगे चुना का आपको जवाब दे देते ना आप सीधे। मजदूरों के लिए कंपलसरी नहीं, हमें ले लेता हूँ जवाब। खेलचंद जी मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिए, सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा। अब 19 लाख रोजगार का जो जिक्र किया था, कैसे देंगे ये बता दीजिए। बिहार की जनता को बहुत ज्यादा ललायत है वो। अरे सर, बिहार की जो शक्ति है, बिहार के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उसको पूरा विश्व में, पूरे भारत में उसको मशहूर करेंगे। हम लोगों ने मुद्रा लोन की तरह और भी लोन देके जो एंटरप्रेन्योर है, एमएसएमई है, उसको मजबूत करने का काम किया है। सरकारी नौकरियों आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। आप बताइए ना, जमीन कैसे करेंगे, कैसे दे पाएंगे? जॉब दे रहे हैं। मैं बताऊं जी, संक्षिप्त में बताइए। जी देखिए, बिहार मुख्यतः यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और हमने पहले भी कहा कि हम गांव-गांव में खेती की वो व्यवस्था करने की, हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था होगी, हर खेत में बिजली की व्यवस्था होगी। कृषि तो देश में उत्पादन बेहिसाब है। कृषि के अलावा भी रोजगार वेद प्रकाश जी आखिरी कमेंट 30 सेकंड के अंदर जरा बताइए, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है सुबोध जी, आज भी आपकी पॉइंट तरीके से व्यवस्था किया। वेद प्रकाश जी आखिरी कमेंट जरा कीजिए, जरा आपको आवाज मिल रही है तो। सत्ता पाने को आतुर तमाम राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के जो वादे विकास, इसको जमीनी तौर पे आप देखिए तो आम आदमी के लिए जब भी चुनाव आता है सर, 19 लाख रोजगार मिल पाएगा क्या बिहार की जनता को, ये बता दीजिए सर आपके हिसाब से। क्या रोजगार मिल पाएगा 19 लाख का बिहार की जनता को? तो कह रहा हूं, जब तेजस्वी यादव ने एक युवा के तौर पे जहां तमाम तरह की अटल जाति मजहब को लेकर सियासी माहौल बनाया जा रहा था, जब रोजगार इतना महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव ने जब रोजगार का बस जिक्र किया तो बीजेपी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इनके मुद्दे के पीछे तो कृषि पहली बार आपको देखा होगा कि भारत में किसी आप उत्पादन की बात करिए, प्रोडक्शन की बात करिए, की बात करिए, 19 का आप करिए आईटी क्षेत्र की बात। चलिए ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी वादा था। बहरहाल
कल जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, उसके बाद देखेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कल बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार और देखना होगा अब की बार कैसा होगा कार्यकाल। फिलहाल इजाजत दीजिए।